नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, दोनों जगहों पर यानी कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए। स्वाभाविक है कि छः बजते ही ईवीएम जो है प्रत्याशियों के भाग कैद हो गए उसमें, लेकिन कहाँ पर कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, खास करके गोपालगंज में क्या बीजेपी भी इस बार बाजी मारेगी? कह सकते हैं 2005 से बीजेपी के कब्जे में यह सीट है, लेकिन इस बार महागठबंधन एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके वहाँ से 7 दलों के सिंगल प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता आरजेडी के प्रत्याशी वो खड़े हैं। लेकिन मामा भी इस रण क्षेत्र में थे, मामा यानी कि साधु यादव, तेजस्वी यादव के, और वो भी रण क्षेत्र में इंदिरा देवी को बीएसपी से प्रत्याशी बनाया था। वो भी ताल ठोक रहे हैं कि मैं भी जीत रहा हूँ। ऐसे में क्या फिर से कमल खिलेगा या लालटेन जलेगी या फिर हाथी वहाँ पर गर्जना करेगा? स्वाभाविक है इसे कि इन चीज़ों को क्या कुछ कशिश न्यूज के संवाददाताओं ने बूथों पर जाकर के कलेक्ट किया और लोगों से क्या कुछ फीडबैक मिला और क्या कुछ हमारे संपादक सर ने वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट का जो समीक्षा की क्या कुछ पाया। आइए सबसे पहले चलते हैं। सर, एक चीज़ बताएंगे, आपकी गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज 2020 आपको भी मालूम होगा कि साधु यादव उनका अपना गृह जिला कह सकते हैं, और वहाँ से सुभाष सिंह दिवंगत, उनकी पत्नी कुसुम देवी, और फिर तेजस्वी का इस बार वहाँ पर ब्रेक करने का प्लान। क्या लगता है कि इतने महारथियों के बीच में तेजस्वी इस बार अभिमन्यु बनकर के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर से बीजेपी वहाँ पर बाजी मारेगी या फिर साधु मामा सारे खेल को बिगाड़ करके बाजी मार के लेके चलेंगे? देखिए ज्ञान जी, आपने कहा तेजस्वी ने गोपालगंज विधानसभा चुनाव की फिजा बदल दी जी। इसमें कोई शंका नहीं है जी कि पहली बार जो कह सकते हैं कि लगभग 15 वर्षों से सुभाष सिंह स्वर्गीय वहाँ से चुनाव जीते रहे हैं जी, और उन्हीं के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो अभी तक पिछले 15 वर्षों में गोपालगंज में आरजेडी की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। आरजेडी ने जिनको लगातार प्रत्याशी बनाया वो हारते रहे, और गोपालगंज की जो चुनावी फिजा थी वो बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। तेजस्वी ने इस फिजा को इस बार बदल दिया। ऐसा लगा कि इस बार तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर बीजेपी को वहां जीतने नहीं देना चाहते, और इसके लिए पूरी तैयारी की गई। तैयारी इतनी कि नीतीश कुमार से अपील करवाया गया। अब उन्होंने वहां की जनता से अपील की। तैयारी इतनी कि तेजस्वी वहां 2 बार गए। दिल्ली से लौटे तो पहले गोपालगंज गए, फिर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी वहां पे सभा किया। वो ललन सिंह साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे, यानी कि तेजस्वी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। दूसरी बात आप कहिए कि जो चुनावी शतरंज है उसके मुताबिक भी तेजस्वी ने सधी हुई चाल चली। उन्होंने मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा, जो बीजेपी का कोर वोट उससे तोड़ने और अपना माय समीकरण को उन्होंने मजबूत किया। और जदयू कांग्रेस वामपंथी दलों के साथ मिलने से ऐसा लग रहा था कि इस बार आरजेडी के उम्मीदवार को चुनावी फतह हासिल करने में कहीं कोई दिक्कत। लेकिन जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है वो बता रहा है कि 4% जो वोटों का परसेंटेज कम हुआ है, इसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। यानी कि बीजेपी के जो मतदाता थे वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। परिणाम क्या है कि सुभाष सिंह खुद है नहीं, पहली दफा उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनाव लड़ रही है। तो जो चुनावी रणनीति थी उस चुनावी रणनीति में कहीं न कहीं सुभाष सिंह के चलते कुछ कम आए। हालांकि बीजेपी के नेता इसे नहीं मानते, लेकिन जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट कहता है उसके मुताबिक कहीं न कहीं इसमें कमी पाई। लेकिन दूसरी बात यह है कि तेजस्वी ने जिस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में मोहन प्रसाद गुप्ता को उतारा था, वह उम्मीद तेजस्वी के लिए कह सकते हैं कि काफी सुकून वाली नहीं है। इसका एक असर ये देख सकते हैं कि राजनीतिक विरोधी तो वहाँ बोलते हैं कि मोहन प्रसाद गुप्ता अब बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उसको अपनी ओर नहीं ले पाए, यानी कि जो बनिया समाज का वोट है उसको तोड़ने में मोहन प्रसाद गुप्ता असफल नहीं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मोहन प्रसाद गुप्ता ने एक FIR दर्ज कराया और उसमें उन्होंने
जो बीजेपी के अलावे बसपा और अन्य दलों के 11 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है और उन्होंने लिखा है कि प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत कहा गया कि उनके जो नॉमिनेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरह से कहिए कि मोहन गुप्ता ने एक साजिश रचने का आरोप लगाया और FIR किया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं वो डरे और उनको ये लग रहा है कि ये हमारी चुनावी जीत अब शंका के घेरे में मतलब सशंकित है। तो वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि तेजस्वी के लिए जिस उम्मीद के साथ वो मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में खड़ा किए थे, यानी कि जिस पहलवान को तेजस्वी ने ताल ठोकने के लिए खड़ा किया था, वह पहलवान पूरी तरह से ताल नहीं ठोक पाया, आश्वस्त नहीं है। नंबर 1। दूसरा हुआ कि वहाँ पे एक बात और हो गई कि इस बार AIMM के जो उम्मीदवार खड़े हैं असलम मोहम्मद, वो पिछले दफे भी चुनाव लड़े, तो पिछले दफे उनको लगभग 4000 वोट आया। वो कहा जाता है कि मछली का कारोबार करते हैं और उनके पास बस वगैरह चलाते हैं। इस बार उन्होंने मछली और बस से जो राशि आई है उसको भी पूरी तरह से खर्च किया उड़ेल दिया और माय समीकरण के वोटों में उन्होंने सेंध मारी। उनके समर्थक दावा करते हैं कि किसी भी कीमत पर 2 अंकों से ज्यादा वोट आए, यानी कि अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो 4 के बदले 10,000 वोट वो आने का दावा कम से कम कर। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कह सकते हैं या उमैसी फैक्टर कह सकते हैं? ये दोनों फैक्टर ये तो पहले असलम का फैक्टर है जिसने पैसा और क्या कहते हैं रणनीति दोनों के तहत उस चुनाव मैदान में खड़े। और दूसरा फैक्टर है AIMM जिसके नाम पर कुछ न कुछ ऐसे अल्पसंख्यक मतदाता हैं जो बगैर कुछ कहे हुए ही उनके लिए ओवैसी के नाम पर चले आते हैं। तो ये दोनों अगर 10,000 वोट भी या यूँ कह लीजिए कि 5,000 वोट भी असलम लाते हैं तो नुकसान 10,000 RJD कैंडिडेट को होता है। ठीक है 10,000 वोट का नुकसान उनको, नंबर 1। दूसरा कि जो माय समीकरण है RJD उसी के समीकरण में आपको हमने बता दिया कि ये तो मुस्लिम है। अब यो आ जाइए यादव का मामा का, तो वहाँ पे मामी खड़ी है और सुभाष यादव की पत्नी इंदिरा देवी को भी वोट मिला है। ये कह सकते हैं इसलिए कि वहाँ के लोगों ने बताया और जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक है कि पिछले 20 वर्षों से भले RJD वहाँ पे हाशिए पर रही हो, लेकिन साधु यादव ने लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है, उनका काम किया है। यही वजह है कि जातीय समीकरण को तोड़ करके यादव समाज के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी इंदिरा देवी को करने का ये भी नुकसान हो गया है RJD। अब ये दोनों से कितना RJD को नुकसान हुआ है ये तो 6 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वोट का परसेंटेज कम होने से बीजेपी के मतदाताओं के उत्साह में कमी आने से बीजेपी भी सशंकित है और RJD ने अपना माय समीकरण में जो दरार देखा है और मोहन यादव को अपने समाज से जो निराशा हाथ लगी है इससे मोहन यादव भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मान लीजिए कि मोहम्मद असलम भी दावा कर रहे हैं कि डबल डिजिट में हम रहेंगे, उसके बाद आपको MY समीकरण मोहम्मद असलम ने आपको सेंधमारी की, इधर से मामा साधु ने भी सेंधमारी की, RJD के लिए फैक्टर है थोड़ा सा ये, और इधर आपको कमल खिलने में भी थोड़ा सा संकेत है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि आखिर इसमें फायदा किसको? देखिए फायदा इसलिए है कि उपचुनाव में लगातार ये कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव नहीं नंबर 1। लेकिन उपचुनाव में ये भी कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है तो जो कैंडिडेट की मृत्यु होती है या जिनकी सीट खाली करने पर चुनाव होता है उसको सहानुभूति का लाभ होता है। बोझा का देखा जाएगा आप बोझा देख लीजिए, आप कुशेश्वर स्थान देख लीजिए, वहाँ भी सहानुभूति आप तारापुर देख लीजिए, वहाँ भी सहानुभूति वोट। तो वैसी परिस्थिति में आप ये देख लीजिए कि यह लाभ बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि RJD ने जो प्रयोग किया तारापुर में भी उसने वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट दिया था और यहाँ भी टिकट दिया है गोपालगंज। लेकिन दोनों के जो चुनाव मतदान के जो संकेत बता रहे हैं और तारापुर तो फाइनल हुआ, आप तो देखे ही RJD हारे, लेकिन यहाँ पे भी जो संकेत बतला रहा है उसमें कह सकते हैं कि RJD के लिए बहुत उत्साह
तक नहीं, नहीं। अगर आरजेडी इससे इतर जी। अगर मोहन प्रसाद गुप्ता से इतर अगर माय समीकरण के बीच के ही किसी कैंडिडेट को खड़ा करती जी। हो सकता है उसका लाभ उसे ज्यादा मिलता। लेकिन ये अनुमान 100% सही हो जाए जी। ये कहा नहीं जा जा सकता, सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं आप जी। कि बीजेपी की राह आसान नहीं है और आरजेडी की राह कम मुश्किल भरी हुई नहीं है। ये कह सकते हैं कि गोपालगंज की जनता ने अंत तक जो सस्पेंस बना के रखा है इसका असली जी। यह सस्पेंस 6 का पोल जी। असली एग्जिट पोल कह जी। सकते हैं वह 6 नवंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगा जी। तब लगेगा कि किसके भाग्य में जी। गोपालगंज की जनता ने बटन दबाया दबाया है है और कौन गोपालगंज से बिहार विधानसभा में प्रवेश करेगा। जी, ये गोपालगंज की पूरी समीक्षा जो हमारे संपादक सर ने आपके सामने किया बारीक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट पर बूथों पर जाकर के जो हमारे संवाददाताओं ने कलेक्शन किया है, जो चीज़ें फीडबैक ली है, उसके आधार पर हम लोगों ने आपके सामने पेश किया है। स्वाभाविक है कि देखने वाली बात होगी कि 6 नवंबर को किसे ताज मिलता है और किसे मान। ये पल पल की खबर कशिश न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।